आज फिक्र की शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, जब रोम जल रहा था तब वहां का राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था। लेकिन बांग्लादेश का नीरो थोड़ा चालाक किस्म का है। वो बांसुरी बजाते हुए हिंदुओं पर हमले के सबूत भी मांग रहा है। वो कह रहा है कि वास्तविकता और विदेशी मीडिया में छप रही खबरों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब वो ना तो अपने देश के हिंदुओं की चीखों को सही मान रहा है, ना मंदिरों पर आए दिन होने वाले हमलों को सही मान रहा है, ना ही खुलेआम बढ़ती कट्टरता को अपनी आंखों से देख पा रहा है, और ना ही इस्कॉन भक्तों को दी जा रही काट डालो मार डालो की धमकियां उसे सुनाई दे रही हैं। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश का ये नीरो कौन है? उसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दुनिया उसे शांति दूत मोहम्मद यूनुस के नाम से जानती है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और उनका काम जनता को न्याय के लिए खुद सबूतों को सामने लाना है। लेकिन वो उल्टे पीड़ित हिंदुओं से ही कह रहे हैं, सबूत दिखाओ कि हमले कट्टरपंथियों ने ही किए थे। तो आज हम मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के 5 लेटेस्ट सबूत दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि उनका सामना सच से हम करा सकें। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आज बांग्लादेश की खबरों को हमने 4 चैप्टर में विभाजित किया है। एक चैप्टर का शीर्षक है सबूत, दूसरे चैप्टर का शीर्षक है नए नोट, तीसरे चैप्टर का शीर्षक है शेख हसीना और चौथे चैप्टर का शीर्षक है तुर्की वाला ड्रोन, जिसे बांग्लादेश के नकली शांति दूत ने भारत के एहसानों को भुलाकर भारत के ही विरुद्ध बॉर्डर पर तैनात किया है। इस चौंकाने वाली खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं नए नोट वाली खबर से, जिसमें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का घोर अपमान हुआ है। तो सबसे पहले ये खबर जान लीजिए। बांग्लादेश के बैंक में नए नोट छापे जा रहे हैं। इन नोटों पर इसी साल जुलाई महीने में हुए छात्र आंदोलन की तस्वीर को जगह दी जाएगी। बता दें कि इसी आंदोलन ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया था। बांग्लादेश ने अपने करेंसी नोटों से पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में पहचान रखने वाले बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। केंद्रीय बैंक के अनुसार 20, 100, 500 और 1000 टका के नोटों की छपाई अंतरिम सरकार के निर्देशों पर की जा रही है और नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस ने यह कदम उठाकर क्या बांग्लादेश के जनक का अपमान नहीं किया है? आपको याद होगा, जिस छात्र आंदोलन की तस्वीर को आज नए नोटों में जगह दी जा रही है, उसी छात्र आंदोलन की आड़ में 5 अगस्त और उसके बाद कई दिनों तक बांग्लादेश में जगह जगह कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को हथौड़ों से तोड़ा था। उनकी निशानी मिटाने की कोशिश की थी और अब एक निशानी बांग्लादेशी नोट से भी मिटाने की तैयारी है। तो क्या मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान प्रेम में पड़कर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा बांग्लादेश का पूरा इतिहास डिलीट करना चाहते हैं? और क्या इतिहास को मिटा पाना इतना आसान होता है? अब बताते हैं बांग्लादेश के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसे हमने शीर्षक दिया है सबूत। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं से हिंसा के सबूत मांगे हैं। उन्होंने ये बातें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धार्मिक गुरुओं से एक साथ की गई मुलाकात के समय कही है। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक गुरुओं से मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला फिर से सामने आया है, लेकिन वास्तविकता और विदेशी मीडिया में छप रही खबरों में जमीन आसमान का अंतर है। हम इस संबंध में सटीक जानकारी चाहते हैं। कृपया हमें बताइए कि हमें सटीक जानकारी कैसे मिलेगी। सटीक जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम धार्मिक गुरुओं से सहयोग चाहते हैं। मतलब बांग्लादेश का सर्वे सर्वा लीडर कहना क्या चाहता है कि उसके देश का खुफिया तंत्र फेल हो गया है, लोकल इंटेलिजेंस नाकाम हो चुकी है, जो सही बातें यूनुस तक नहीं पहुंचा पा रही है, या फिर मोहम्मद यूनुस जिन अधिकारियों से घिरे हुए हैं वो धूर्त हैं जो उन्हें सही तस्वीर नहीं दिखा रहे, या फिर मोहम्मद यूनुस खुद ही एक्स्ट्रा चतुर हैं जो सबूत वाली गेंद पीड़ित हिंदुओं के पाले में डालकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है और वो वाकई सच जानना चाहते हैं तो उन्हें फिक्र की 5 वीडियो वाली ये फाइल देखनी चाहिए, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध ताज़ा हिंसा की सभी जानकारियां मौजूद हैं। वो इसे देखकर कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं।
আমরা রাস্তা দিয়ে শুরু করলাম। দেখেন আমাদের বাইক এখানে শহীদ করছে। मोहम्मद यूनुस को ये भी जान लेना चाहिए कि ये वीडियो बहुत पुराने नहीं हैं। बीते 10 दिन के अंदर हिंदुओं के विरुद्ध हुई हिंसा के बड़े सबूत हैं। लेकिन हिंदू विरोधी हिंसा पर इतने दिनों के बाद मोहम्मद यूनुस की नींद टूटने के पीछे का बड़ा कारण दुनिया भर से बनने वाला दबाव भी है। भारत के बाद ब्रिटेन और अब अमेरिका खुलेआम ये कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर तो हमले हो ही रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश ने भारत से नफरत में तीसरा चैप्टर बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करके खोल दिया है। इसे आप यूनुस सरकार की भारत के खिलाफ एक नई तैयारी के तौर पर देख सकते हैं। भारत की सीमा के पास अब बांग्लादेश सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उत्तर बंगाल में चिकन नेक के पास 2 जगहों पर एयर स्ट्रिप को नए सिरे से बनाया जा रहा है। फिलहाल इस चिकन नेक एरिया के पास निगरानी के लिए टर्किश ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। ये ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल बायरक्टार TB2 हैं और बांग्लादेश ने इसी साल तुर्की से ऐसे 12 ड्रोन खरीदे हैं। तो वो बांग्लादेश जिसके सैनिकों को भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी है, हथियार दिए हैं, वो बांग्लादेश अब भारत को ही ड्रोन दिखा रहा है। बांग्लादेश में फिक्र का चौथा चैप्टर पूर्व PM शेख हसीना से जुड़ा है। 5 अगस्त से ही शेख हसीना भारत में है। वो अपने आधिकारिक बयानों से मोहम्मद यूनुस की पोल लगातार खोल रही हैं। दुनिया को बता रही हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के लिए यूनुस खुद जिम्मेदार हैं। शेख हसीना के इन बयानों से ये लगता है कि यूनुस की हुकूमत बहुत डर गई है। शायद इसीलिए बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला शेख हसीना द्वारा न्यूयॉर्क में आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को डिजिटल माध्यम से पहली बार सार्वजनिक रूप से संबोधित किए जाने के एक दिन बाद आया है। इस संबोधन में उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार करने और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सब खबरों से यही समझ में आ रहा है कि कहने को तो मोहम्मद यूनुस शांति दूत हैं, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन अब यही शांति दूत तानाशाहों वाला रवैया इख्तियार कर चुका है। जहां उसे लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश पसंद नहीं है, जहां उसे खुद की तारीफें ही पसंद हैं और जहां उसका एक ही लक्ष्य है अपने खिलाफ उठी हर आवाज को दबा देना, भले ही इस चक्कर में बांग्लादेश बर्बाद क्यों ना हो जाए। फिक्र में अब पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बात नोटों के उस रहस्यमय गड्डी की जिसके राज्यसभा के अंदर सीट नंबर 222 से मिलने का दावा किया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिलने की जानकारी जैसे ही दी, अचानक सदन का तापमान बढ़ गया। धनखड़ ने बताया कि जो सीट नंबर 222 से सफाई के दौरान 500 के नोटों की गड्डी मिली, वो सीट तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। जैसे ही सभापति ने सिंघवी का नाम लिया, इस पर कलेश शुरू हो गया। इसका तापमान हम आपको नेताओं के बयान के जरिए महसूस कराएंगे, लेकिन पहले समझिए राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी किसे मिली। नियमों के अनुसार संसद सत्र के दौरान रोज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले और बाद में एंटी सैबोटाज जांच होती है। आमतौर पर अगर सांसद चश्मा, मोबाइल या डायरी जैसी चीजें भूल जाते हैं तो वो इसी जांच के दौरान मिलती है, जिन्हें राज्यसभा सचिवालय के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जमा करा दिया जाता है। बाद में जिनका भी वो सामान है उसे क्लेम करके काउंटर से ले लिया जाता है। गुरुवार को सदन की कार्यवाही के बाद जब सुरक्षा अधिकारी जांच कर रहे थे तो उन्हें सीट नंबर 222 से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली। मतलब ये रकम 50,000 रुपए है। ये सीट वैसे तो कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
इसीलिए अब सवाल वाली सुई यहां अटकी है कि नोटों की गड्डी को सदन में लाया कौन। अब सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी वीडियो देखे जा रहे हैं ताकि कैश पर खिलेश का सच सामने आ सके। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana, and I felt it expedient to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. नोटों की इस गड्डी पर गदर तब शुरू हुआ जब जगदीप धनखड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया। इस पर तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं होती तब तक कैश के साथ किसी का नाम जोड़ना गलत है। वहीं कांग्रेस सांसद सिंघवी की ओर से सफाई आई कि वो सिर्फ 500 रुपए लेकर सदन में जाते हैं और वो गुरुवार को सदन में सिर्फ 3 मिनट मौजूद थे, इसीलिए उन्हें नोटों की गड्डी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है जांच होनी चाहिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। Wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222. ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? So why there should be objection? डिटेल आना चाहिए, साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे ही दिखाता है। वैसे उनका भ्रष्टाचार से बड़ा पुराना नाता है, 30-40 साल पुराना नाता है। तो इतना ज्यादा है कि इधर उधर कुछ गिर गया, कौन क्लेम करने जाए। ये बीजेपी की रणनीति है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान हटाने के लिए। ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद के घर अभी झारखंड में हुआ था, नोटों की गड्डियां, ये हो क्या रहा है? मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। अभिषेक मनु सिंघवी जी देश के जाने माने लॉयर हैं, हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडिविजुअल हैं, और उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन कहां तक लाजमी है? अब सवाल है कि सांसद अपने साथ सदन में क्या ला सकते हैं और क्या नहीं ला सकते हैं। इसकी भी लिस्ट देख लीजिए। वो चीज़ें जो सदन में उनके काम से जुड़ी हैं, जैसे नोटबुक, पेन या वो दस्तावेज जो किसी विधेयक या बहस से जुड़े हैं। कुछ मामलों में विशेष अनुमति के साथ सीमित उपयोग के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप भी ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अनुचित सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध जरूर है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की सामग्री जैसे प्लकार्ड, पोस्टर, बैनर भी सदन में नहीं दिखाए जा सकते। लेकिन इन नियमों के बीच भी ये सवाल जस का तस बना हुआ है, राज्यसभा में मिले 500 रुपए के नोटों वाली ये गड्डी है किसकी? दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद के 1 घंटे की कार्यवाही पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और वहां 1 घंटे तक 500 रुपए की एक गड्डी पर बहस होती रही। एक गड्डी में 100 नोट होते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 करोड़ खर्च करके 50,000 रुपए पर 1 घंटे तक बहस होती रही। जब इतनी बातें हो गई तो जरा संसद में कैश से जुड़े कायदे कानून को भी जान लेना चाहिए। सवाल है कि क्या संसद में नोट लाने का कोई नियम है?
अगर नियम है तो कितने नोट लेकर सांसद अंदर जा सकते हैं? इस पर हमने रिसर्च की और आपके लिए सरल शब्दों में जवाबों की फाइल भी तैयार की है। वैसे संसद में नोट लाने या नहीं लाने का कोई तय और स्पष्ट नियम नहीं है। कोई भी सांसद अंदर कितनी भी करेंसी ले जा सकता है, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो संसद परिसर के अंदर बैंक की ब्रांच से पैसे निकालते हैं और चेंबर में ले जाते हैं। हालांकि सदन में नोटों को लहराने या बहुत बड़ी रकम का इस्तेमाल करने पर मनाही है। 2008 के नोट फॉर वोट स्कैम के बाद ये नियम बनाया गया था। तब विश्वास मत के दौरान कुछ सांसदों ने नोटों की गड्डियां लहराई थी। हमारी पॉलिटिकल फाइल की दूसरी खबर भी संसद के क्लेश से ही जुड़ी है। इसके केंद्र में एक शब्द है देशद्रोही। कल से लेकर अब तक ये शब्द सियासत के सेंसेक्स से लेकर सोशल मीडिया तक टॉप ट्रेंड कर रहा है। गुरुवार को बीजेपी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए देशद्रोही और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस से लिंक वाले आरोप लगाए। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्होंने सियासत में नई आग लगा दी। लेकिन आज उसका जवाब राहुल गांधी की बहन और पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी ने दिया। भाई के लिए वो ढाल बन गई। उन्होंने कहा, जब बीजेपी के लोग पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को देशद्रोही कह सकते हैं तो राहुल गांधी के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी पर गर्व है क्योंकि उनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुई इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम, क्या ये अडानी के मुद्दे से इससे कोई फर्क नहीं। विदेशी ताकतें जो लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते हैं, उनके तार किसके साथ जुड़े हैं? मुझे लगता है कांग्रेस को इस पे अपना स्पष्टीकरण देना ही चाहिए। जिस सदस्य ने प्रिविलेज उल्लंघन किया उसी को दोबारा सरकार आज आगे रख के उनको अपनी अधूरी बातें कंप्लीट करने की अवसर मिल रहा है। ये हो क्या रहा है? इसके पीछे शुद्ध रूप से विदेशी साजिश और विदेशी साजिशी सुपारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब बात उस कानून की जो पिछले कई दिनों से देश भर में चर्चा और विमर्श के केंद्र में है। क्या अदालतों में मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे के खिलाफ दायर की जा रही याचिकाओं से देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है? ये सवाल आज खास तौर पर इसलिए उठा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RF नरिमन ने कहा है कि इन याचिकाओं से देश का माहौल खराब हो रहा है। जस्टिस नरिमन अहमदी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान के विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या मामले में खास तौर पर फैसले के 5 पन्नों को पढ़ना चाहिए जिनमें पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा गया है। इन पन्नों को जिला जज और हाई कोर्ट के जजों के सामने अवश्य पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया कानून है जो उन्हें धर्मनिरपेक्षता की दिशा में बाध्य करता है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। We find today, like Hydra heads popping up all over the country, there is suit after suit filed all over the place. Now, not only concerning mosques, but also dargahs. And according to me, the only way of countering this, because all this can lead to, is communal tension and disarmament, contrary to what is envisaged in both our constitution and in the Places of Worship Act. The only way to scotch all this and to cauterize all these Hydra heads is by applying these 5 pages in this very judgment and having it read out before each district court and high court, because these 5 pages is a declaration of law by the Supreme Court
which binds each of them. And once this is done, it is clear that the Places of Worship Act will take its due course. पहले संभल, फिर अजमेर और उसके बाद बदायूं में जिस तरह मंदिर मस्जिद वाले दावों को लेकर अलग अलग अदालतों में सर्वे की याचिकाएं दाखिल की गईं, उसके बाद से ही बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस बहस में दो बिंदु हैं। एक तो अयोध्या केस का 2019 वाला फैसला, जिसका जिक्र जस्टिस नरिमन कर रहे हैं, और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब जरा समझते हैं जस्टिस नरिमन अयोध्या फैसले के जिन 5 पन्नों का जिक्र कर रहे हैं, उनका फोकस किन बातों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के उस फैसले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के महत्व पर जोर दिया था। तब फैसले के पेज नंबर 121 में यह जिक्र था कि इस कानून के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव को बनाए रखने के लिए सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अयोध्या इस कानून का एकमात्र अपवाद है। जस्टिस नरिमन ने अपने भाषण में उस हिस्से का भी जिक्र किया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस DB शर्मा की राय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस राय को नकारने का जिक्र है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस DB शर्मा ने फैसले में राय दी थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए पूजा स्थल मामलों को कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की राय को गलत ठहराया था और सरकार द्वारा एक्ट लाने के कदम को सही ठहराया था। मौजूदा समय में संभल, भोजशाला, श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत विभिन्न मामलों में सिविल कोर्ट में दाखिल याचिका और उन पर दिए गए सर्वे के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तहत हैं। हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को जो फैसला दिया था, उसमें धार्मिक स्थल के चरित्र की परिभाषा तय करने के लिए अदालतों को सक्षम बताया गया था। वैसे पूर्व CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए मई 2022 में मौखिक तौर पर कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये मौखिक टिप्पणी की थी, ये कोई आदेश नहीं था, और ये भी साफ है कि ये मौखिक टिप्पणी सिर्फ ज्ञानवापी मामले तक सीमित थी। कुल मिलाकर फैसले के जिन पन्नों का जिक्र जस्टिस नरिमन ने किया है, उनका निचोड़ निकालने पर दो बिंदु सामने आते हैं। पहला, 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था, उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, ऐसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पर लिखा है, और इस एक्ट की मूल भावना में धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव सर्वोपरि है। नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए पूजा स्थल मामलों को कोर्ट जाने से नहीं रोकने वाले जस्टिस DB शर्मा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गलत बताया था। ग्लोबल फिक्र करते हैं। ग्लोबल फिक्र सीरिया की। सीरिया में हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। यहाँ सरकार, सेना और सिस्टम का जैसे अब कोई मतलब ही नहीं रहा है। यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ विद्रोही गुटों का बोलबाला है। सीरिया में नया डेवलपमेंट यह है कि वहाँ विद्रोही गुटों ने अलेप्पो के बाद एक और बड़े शहर हामा पर कब्जा कर लिया है। वो कुछ ही घंटों में होम्स शहर भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद विद्रोही गुट के लड़ाकों का राजधानी दमिश्क पहुंचने का खतरा बहुत बढ़ गया है। सीरिया में क्या कुछ चल रहा है, वहां के ताजा हालात पर यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये सीरिया में चौथे बड़े शहर हमा की लड़ाई की तस्वीरें हैं। हमा को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक बहुत ही छोटे से हिस्से में सीरिया के सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। विद्रोही गुट के ठिकानों पर भीषण हमला किया, लेकिन बाकी के हिस्से में हालात सीरिया की सेना के मुताबिक नहीं है। हमा से बड़ी खबर यह है कि 72 घंटों की जंग के बाद वहां विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। वहां घुसने के बाद लड़ाकों ने जश्न मनाया। हमा में विद्रोही फोर्स गवर्नर पैलेस में भी घुसी। हमा की सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। वहां एक महिला ने जश्न मनाने के लिए AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। यहां विद्रोही गुटों का ऐसा आतंक है कि सीरिया की सेना भी खौफ खा गई। सीरियाई सैनिक हमा बेस छोड़कर भाग गए। वहां अब विद्रोहियों के कब्जे में रूस और सीरिया के कई विमान हैं। हमा पर कब्जे के दौरान खबर यह भी आई कि वहां सीरिया के कई सैनिक मारे गए हैं। हमा पर नियंत्रण के बाद विद्रोही गुट के लड़ाके सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स की ओर 10 मील आगे बढ़ चुके हैं।
अल रस्तान तक विद्रोहियों के आने का दावा किया गया है। राजधानी दमिश्क का रास्ता होम्स से होकर गुजरता है, इसलिए विद्रोही गुट होम्स पर भी जल्द से जल्द कब्जा करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि होम्स पर कब्जे की लड़ाई बहुत खूनी हो सकती है। यहां लड़ाकों ने चारों तरफ से हमले की योजना बनाई है। इस डर से होम्स में कई लोग अपने घरों को छोड़कर पहले ही किसी सुरक्षित जगह की ओर भाग चुके हैं। विद्रोही गुट के लड़ाके होम्स न पहुंच जाएं, इसके लिए रूस ने भी बड़ी तैयारी की है। हमा और होम्स को जोड़ने वाले रस्तान ब्रिज पर रूसी एरोस्पेस फोर्स ने बमबारी की, ब्रिज को ध्वस्त कर दिया। होम्स को विद्रोहियों के कब्जे से बचाने के लिए रूस हर संभव प्रयास कर रहा है। इसमें रूस का भी हित छुपा हुआ है। लड़ाकों ने अगर सीरिया के होम्स शहर पर कब्जा कर लिया तो रूस को सीरिया में अपने सबसे बड़े बेस से हाथ धोना पड़ सकता है। रूस का सबसे अहम टार्टर और हमीमिम बेस यहीं पर स्थित है। आप टार्टर बेस को ऐसे भी देख सकते हैं कि पश्चिमी एशिया में रूस को अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए ये बेस बचाए रखना बहुत जरूरी है, और यहां तक लड़ाके पहुंच गए तो रूस की स्थिति बहुत कमजोर भी हो सकती है। फिक्र में अब बात टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसे चमत्कार की जो चीन ने सच कर दिखाया है। चीन बहुत जल्द दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल रन करने जा रहा है। चीन ऐसी ट्रेन बना रहा है जो हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगी। असल में चीन जो ट्रेन बना रहा है वो ट्रेन ट्रैक पर चलेगी नहीं, बल्कि वो ट्रैक पर उड़ेगी। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चीन जो ट्रेन बना रहा है उसकी रफ्तार करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि दुनिया भर में जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनकी औसत रफ्तार करीब 925 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसमें जमीन पर चलने वाली ट्रेन ने आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि हवा में आवाज की रफ्तार ही करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी चीन की ट्रेन आवाज की गति से कुछ कम रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ेगी। अब आपको चीन की इस ट्रेन की पूरी जानकारी भी देते हैं। चीन के शांक्सी में इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और आने वाले वक्त में चीन की इस ट्रेन का ट्रायल भी होने वाला है। चीन ने अपनी इस ट्रेन को टी फ्लाइट नाम दिया है। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन से चलेगी, जिसे मैगलेव कहते हैं। ट्रेन को कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाया गया है। वैक्यूम ट्यूब के साथ साल की शुरुआत में इसका ट्रायल हो चुका है। अब 2 किलोमीटर के ट्रैक पर ट्रेन का फाइनल ट्रायल रन होगा। इस ट्रेन को फ्लाइंग ट्रेन भी कहा जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़र इस ट्रेन पर बनी हुई है। दुनिया में सबसे तेज ट्रेन का मौजूदा रिकॉर्ड शंघाई मैगलेव के नाम है, जो 458 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये मैगलेव तकनीक का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली ट्रेन भी थी। लेकिन अब चीन ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। चीन में इस वक्त मैगलेव तकनीक से जो भी ट्रेन या फिर बुलेट ट्रेन चल रही हैं, वो आमतौर पर ट्रैक से 10 मिलीमीटर ऊपर उड़ते हुए चलती हैं, जबकि चीन जिस ट्रेन का फाइनल ट्रायल करने जा रहा है वो ट्रैक से 100 मिलीमीटर ऊपर उड़ते हुए चलेगी। इस रफ्तार पर ट्रेन का बैलेंस भी बेहतर होगा और ट्रेन को सुपर रफ्तार भी मिलेगी। वैसे जापान भी 505 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बना रहा है, लेकिन चीन की टी फ्लाइट ट्रेन का फाइनल ट्रायल अगर कामयाब रहा तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। और अब चीन की इस ट्रेन को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की बातें भी हो रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस ट्रेन के आने के बाद एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। अगर आपने बीजिंग में ब्रेकफास्ट किया तो उससे 1214 किलोमीटर दूर शंघाई में लंच किया जा सकता है और शंघाई से 1462 किलोमीटर दूर हांगकांग में आप डिनर कर सकते हैं। ये सब चीन की ट्रेन के फाइनल ट्रायल रन के बाद होगा। इसके अलावा अमेरिका में भी इस ट्रेन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। न्यूयॉर्क से शिकागो की दूरी 1480 किलोमीटर है। ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर जाने में अभी 12 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर चीन की तरह यहाँ कोई ट्रेन दौड़ाई जाए तो एक शहर से दूसरे शहर पहुँचने में सिर्फ 90 मिनट लगेंगे, जबकि हवाई जहाज से एक शहर से दूसरे शहर जाने में इस वक्त करीब 2 घंटे लगते हैं। वैसे लो प्रेशर ट्यूब वाली ट्रेन से सफर करने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इलॉन मस्क ने साल 2013 में दुनिया के सामने रखा था।
जिसे उन्होंने हाइपरलूप नाम दिया था। लेकिन उनकी कंपनी हाइपरलूप 1 2023 के आखिर में बंद हो गई। पर चीन ने इस फ्लाइंग ट्रेन को बनाकर ये दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो अभी अमेरिका से काफ़ी आगे है। फिक्र में अब डेटा कैप्सूल के सेवन का वक्त हो गया है और हमारे पास आपके लिए आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। वैसे आमतौर पर यह कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। राजनीति और एंटरटेनमेंट की दुनिया में लोगों के नाम पर बात करें तो लंबी बहस छिड़ जाएगी, लेकिन ब्रिटेन में एक खास नाम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ब्रिटेन के इंग्लैंड और वेल्स में मोहम्मद अब लड़कों का सबसे पसंदीदा नाम बन गया है। बड़ी बात यह है कि ईसाई बहुल देश में ईसाई नाम कम पॉपुलर हो रहे हैं। वहीं रॉयल परिवारों वाले नाम रखने में गिरावट देखी गई है। अब इंग्लैंड और वेल्स में मोहम्मद नाम टॉप ट्रेंडिंग है। यह आंकड़ा देश के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी ONS ने जारी किया है। इस पर नजर डालते हैं। इसके मुताबिक 2023 में इंग्लैंड और वेल्स में 4,661 लड़कों का मोहम्मद नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया, जबकि दूसरे नंबर पर नोआ नाम रहा। नोआ नाम से 4,382 लड़कों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जबकि 3,556 लड़कों का ऑलिवर नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया। अगर लड़कियों की बात करें तो इंग्लैंड और वेल्स में 2,906 लड़कियों का ओलिविया नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि 2,663 लड़कियों का एमिलिया नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं इसला नाम से 2,337 लड़कियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया।